प्रशांत सर, कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज हम फर्स्ट टाइम हिंदी में कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत लोगों ने हम लोग को ये सुझाव दिया कि अगर आप हिंदी में रिकॉर्ड करोगे तो आप बहुत लोगों के साथ जुड़ सकते हो। तो फर्स्ट टाइम वी आर हियर, जिसमें हम लाए हैं 10वीं कक्षा के लिए 100 MCQ मैथ के लिए, और वो सॉल्यूशन के साथ। इसकी डाउनलोड PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस मैथ ग्रेड 10 CBSE। क्या आपके साथ ऐसे होता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में आप डिस्कस करते हो कि इस क्वेश्चन का जवाब कौन सा आया? और ज़्यादातर डिस्कशन होता है MCQ के बारे में, और ऐसे होता है कि सब लोगों के क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्वेश्चन 5 का जवाब कौन सा आया, और सबके आंसर्स मैच होते हैं और आपका आंसर मैच नहीं होता है। तो उससे आपको एक थोड़ी सी निराशा आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और आपका उसके परफॉर्मेंस से बहुत प्रभाव पड़ता है। अगले पेपर में आपका मॉरल डाउन हो जाता है कि मुझे पिछला क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं गया। तो ये ना होने के लिए क्या आप MCQ की एक सेपरेट प्रिपरेशन करवा सकते हो? क्योंकि आज के तारीख में देखा जाए तो 80 मार्क के क्वेश्चन पेपर में आपको 18 MCQ तो आते हैं और 2 असर्शन टाइप के 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब शॉर्ट आंसर्स आपको लगभग 25% है। तो इसके लिए हम लोग लाए हैं कि ये 100 MCQ क्वेश्चन का एक सेट। उसमें हम लोग ट्राई करेंगे ऑल चैप्टर्स कवर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, रियल नंबर्स। HCF कॉमन फैक्टर जो कि 65 और 104 का दिया हुआ है 13, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल उन सेम नंबरों का दिया है 40x। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन और उनके HCF LCM का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। तो उससे हम लोग ट्राई करेंगे HCF टाइम्स LCM, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज सेम एज ओरिजिनल दो नंबर जो है जिनके बारे में ये कुछ निकाला जा रहा है, उनका मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 65 और 104 है, और HCF आपको दिया है 13। LCM डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली 40x दिया है। चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब चीज़ें x छोड़ के हम लोग एक साइड में रख देंगे, तो डिवाइड बाय 13 हो जाएगा, डिवाइड बाय 40 हो जाएगा। कॉमन चीज़ें कैंसिल करेंगे। 65 13 में 5 कॉमन है, और 5 और 40 में 8 कॉमन है, और 8 और 104 में 13 कॉमन है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो द फाइनल आंसर इज x वैल्यू इज 13, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है LCM 3 नंबरों का दिया है। अभी 2 नंबरों का LCM निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कॉमन चीज़ें लेके एक बार लेते हैं और बचे हुए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 नंबर आ गए तो क्या हो जाएगा? तो उनको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सेम मेथड। तो 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 28 इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 2 से भाग जाएगा उसको। तो 14, उसके बाद में 7, और एंड में ये 1 रहने तक अपने को वो प्रोसेस कंप्लीट करनी है, कंटिन्यू करनी है। सेम चीज़ हम लोग करेंगे 44 के बारे में। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे, 22। उसके बाद में जब तक इवन है आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर इवन उसका ख़त्म हो जाता है फैक्टर्स, तो ऑड बन जाती है। तो उसके बाद में हम लोग को 3 के बाद में 5 के बाद में 7, आगे वाले प्राइम नंबर्स का ख्याल करना है। तो जब तक 11 करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये प्रोसेस ख़त्म कर देंगे। 132 के बारे में भी सेम चीज़ करेंगे। 132 एक सम संख्या है, डिवाइड बाई 2, 66। अगेन इट्स एन इवन नंबर, करते रहेंगे। 33, 3, 11, 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग उसको लिस्ट डाउन करेंगे। अभी सवाल ये है कि कुछ फैक्टर्स है वो तीनों में है। फॉर एग्जांपल 2 into 2 ये जो है वो तीनों में है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। प्रॉब्लम ये 11 का है। 11 2 में है, तीनों में नहीं है, तो क्या करेंगे? तो LCM 3 चीज़ों का निकालना है। तो सबसे पहले तो जो तीनों में कॉमन है वो एक बार ले लो। तो 2 into 2 एक बार लेना है, और जो 11 जो दोनों में कॉमन है वो भी एक बार लेना है। तो आप एक बार ले लेंगे तो बचे हुए में स्ट्राइक करना है। वैसे भी कर सकते हैं कि 2 into 2 लेंगे, तो बचे हुए में 2 into 2, 2 into 2 सब स्ट्राइक आउट करने हैं, कैंसिल करने हैं, वो उनको ध्यान भी नहीं देना है। तो 2 into 2 को एक बार लेंगे, और ये 11 जो रिपीट हो रहे हैं उनको भी एक बार लेंगे। तो 11 लिया है तो इसको स्ट्राइक करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे।
तो ऐसे करेंगे तो एक में सब कॉमन वाले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 11, और जो बचे हैं अभी 7 3, अभी 11 नहीं लेना है क्योंकि 11 एक बार ले चुके हैं हम लोग। तो नॉन कॉमन जो चीज़ें हैं वो दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, सिर्फ 7 और 3, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 924, जो कि वन ऑफ द आंसर्स है, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 और 1249, और उसके बाद में कुछ वो रिमाइंडर छोड़ जाते हैं, 5 छूट जाते हैं, 7 छूट जाते हैं। तो 281 और 1249 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करने के बाद, महत्तम नंबर से डिवाइड करने के बाद में 281 से 5 छूट जाते हैं और 1249 से 7 छूट जाते हैं। तो अभी इसमें सबसे पहले करना है आपको कि 281 में से आपको सबसे पहले 5 हटा देना है और 1249 में से 7 हटा देना है। तो 281 माइनस 5 आप करेंगे 276, और 1249 में अगर 7 हटाएंगे तो आ जाते हैं 1242। तो अभी आप वो 281 और 1249 को भूल ही जाओ, 5 और 7 को भूल ही जाओ। अभी आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है 276 एंड 1242 पे, और उसका HCF निकालना है। उनका जो HCF आएगा वही फाइनल आंसर रहेगा, वही आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आपको मालूम है कैसे करते हैं कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 276 दिखने में तो बड़ा नंबर है, लेकिन करते रहेंगे जब तक 23 प्राइम नंबर होने की वजह से उसका आगे कुछ नहीं होता, डायरेक्ट 23 से डिवाइड होता है, तो 4 फैक्टर में वो खत्म हो गया। यही प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे 1242 के लिए। तो सबसे पहले तो इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक कर सकते हैं। उसके बाद में 207 के बाद में वापस 69 आ गया, ये पार्ट रिपीट हो गया, 3 इंटू 23 उसके लिए रिपीट है। मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ, आपके अगर टेबल्स बचपन में याद रहेंगे, एक बार थोड़ा सा ब्रशअप कर लो फाइनल के बाद पहले, क्योंकि यहाँ पे 69 को 3 से डिवाइड करने के बाद 23 होता है, इसमें आप कुछ सेकंड बच सकते हैं और आपको रियलाइज हो सकता है अगर 69 आ गए तो 23 इंटू 3 है, क्योंकि 69 23 के टेबल्स में आते हैं। चलो ये प्रोसेस रिपीट करेंगे जब तक एक नहीं बचता, और उसके बाद में जो कॉमन चीज़ें आएगी, अभी यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, और 23 और 23 कॉमन है। तो जो कॉमन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका HCF का आंसर है 2 इंटू 3 इंटू 23, जो कि 138, जो कि आपका आंसर ऑप्शन सी है। रियल नंबर पे चौथा क्वेश्चन है, पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर जो ऐसे नंबर होते हैं जो P डिवाइडेड बाय Q फॉर्मेट में हम लोग नहीं लिख सकते, P एंड Q आर इंटीजर्स। तो कंडीशन क्या है कि पेयर ओरिजिनल नंबर इर्रेशनल होने चाहिए, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन रैशनल होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन कौन से सेटिस्फाई करते हैं? तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है 3 एंड 27, √3 एंड √27, ये आपका आंसर है, क्योंकि √3 एंड √27 खुद इर्रेशनल है, उनका स्क्वायर रूट हटता नहीं है, वो अंडर रूट ही रहेंगे, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन जब करते हो तो √21 हो जाता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से उसका आंसर 9 आता है। तो आप तो बोलेंगे कि ये पहला ऑप्शन क्यों नहीं, पहले में भी 16 टाइम्स 4 64 हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या दी है, वो 2 नंबर खुद इरेशनल होने चाहिए। अभी √16 दिखने में इरेशनल लगता है, हालांकि वो नहीं है। √16 4 नंबर है और √4 2 है, तो ये खुद भले वो स्क्वायर रूट में लिखे हैं, लेकिन वो इरेशनल नहीं है, वो खुद रैशनल है। तो वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। और आप चाहिए तो दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई आउट कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन है सी, थर्ड ऑप्शन, √3 एंड √27। पांचवा क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। आपके पास √20 है, उसको हम लोग को रैशनल करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए उसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से छोटा नंबर से, ताकि वो रैशनलाइज हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग उसका स्प्लिट अप करेंगे √20 का, और देखते हैं उसके कौन से फैक्टर है। हम लोग को पता है कि 20 जो कि 2 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ नंबर्स हैं जो उसको रैशनलाइजेशन बनने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, और कुछ उसको परावृत्त करते हैं, मतलब दे डीमोटिवेट करते हैं। अभी यहाँ पे 2 इंटू 2 जो है वो पेयर के फॉर्मेट में है, तो इसका अगर समझो 5 नहीं होता, जस्ट फॉर 1 सेकंड के लिए समझ जाओ कि अगर 5 नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ 2 इंटू 2 होते, तो उसका स्क्वायर रूट निकल सकता था, क्योंकि ये पेयर में है 2 इंटू 2, तो वो 4 हो जाते हैं, तो उसका स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। तो जो पेयर में होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना आसान है, जो सिंगल होते हैं उनकी वजह से दिक्कत आती है।
तो अभी इसको सिंगल नहीं रखना है, इसको पेयर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी पेयर में है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पेयर वाला हो जाएगा। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है √5 से, तो देखते हैं क्या होता है। अभी इसको, ये जो आइसोलेटेड सिंगल अकेला है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 भी पेयर वाला हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा। ये दोनों में से एक बार लेंगे 2, ये दोनों में से एक बार लेंगे 5, तो 2 × 5 10 विच इज सेम एज स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो जो नंबर, लकीली यहाँ पे एक ही नंबर था वो सिंगल था, अगर 2 नंबर कोई अलग अलग नंबर सिंगल रहेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे फाइनल आंसर है कि आपको √5 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि जो √20 जो कि खुद फिलहाल इरेशनल है वो मल्टीप्लाई बाय √5 करने से रैशनल बन जाएगा, क्योंकि √100 का तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है P and Q आर नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन दिखने में टफ लगता है, लेकिन अगर आपको अल्फ़ाबेट से दिक्कत है P and Q से, आप कोई भी नंबर अज्यूम करके करेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। देखते हैं, एंड P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। तो Q एक नंबर है और उसका कुछ मल्टीपल, मतलब कोई भी ले सकते हैं। Q 7 है तो P समझो 21 है, ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। तो P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, क्योंकि 21 तो 7 का मल्टीपल है। तो व्हाट इज द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें यह है कि P Q का मल्टीपल होने की वजह से Q के जितने भी फैक्टर है वो सब P में वापस इकट्ठा आ जाएंगे और उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो P है वो सम मल्टीपल ऑफ विच इज n Q, ऐसे बोल सकते हैं। P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, P इज n टाइम्स Q, ऐसे अज्यूम कर ले। n एक कोई नंबर है, नेचुरल नंबर, और Q तो खुद है, तो उन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर Q आ जाएगा। अगर इससे नहीं जमता है तो वो हम लोगों ने जो नंबर अज्यूम किए हैं 21 और 7, उससे ट्राई करो। 21 और 7 का HCF कितना आता है, 7 आता है, क्योंकि 21 और 7 में 7 ही कॉमन फैक्टराइजेशन है। जो छोटा वाला जो नंबर होता है वो रहेगा, क्योंकि वही आपका आंसर रहेगा। आप चाहिए तो कोई दूसरी पेयर से भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे HCF आपका आ जाएगा Q, एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। अभी जाते हैं सेकंड चैप्टर में, पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में दिया है कि एक कुछ पॉलिनोमियल दिए है px which is x² - 5x + 6, the value of px equal to p1 + p4 की कितनी रहेगी। x के बदले में एक बार अपने को डालना है 1 और x में और एक बार डालना है 4, तो जो कुछ वैल्यू आएगी उनका एडिशन करना है, वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। p1 की वैल्यू x के बदले में 1 सब्सटीट्यूट करो, 1² - 5 × 1 + 6, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और सिमिलरली सेम ड्रामा रिपीट करना है p4 के बारे में, 4² - 5 × 4 + 6, फाइनल आंसर आएगा उसका 2। तो 2 + 2 इज एक्चुअली 4। तो ये px की वैल्यू जो दी है वो अभी 4 हो जाएगी, p1 + p4। ax + by a² - b² के इक्वल दिया है, और bx + ay 0 दिया, तो x + y की वैल्यू निकालनी है। तो चलो ट्राई करते हैं। 3 मेथड्स है हमारे पास। एक तो ग्राफिकल मेथड, टू मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस वन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। दोनों में से आपकी मर्जी, जो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेथड ऑफ मतलब x के या y के कोएफिशिएंट्स सेम करने की कोशिश की है। तो मैंने क्या किया, अभी वो भी नहीं किया एक्चुअली, मैंने उनको ऐड किया है। तो a + b × x, क्योंकि जो कोएफिशिएंट है, जो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है वहाँ पे y का हो जाता है, और वहाँ पे जो y का है यहाँ पे x का हो जाता है। तो जब ऐड करोगे तो a + b × x आ जाएगा, a + b × y आ जाएगा, और राइट साइड में 0 होने की वजह से जो ऊपर है वही रिपीट हो जाएगा। तो अभी a + b कॉमन निकाल सकते हैं सब में से, x + y, और a + b से डिवाइड कर सकते हैं। अभी a² - b² का फार्मूला तो आपको मालूम है, a + b a - b, उसमें से एक a + b कैंसिल हो जाएगा और a - b बचेगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो x + y इटसेल्फ, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल x नहीं पूछा है, इंडिविजुअल y नहीं पूछा है। अगर शायद वो पूछते थे तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता था। उन्होंने x + y पूछा है। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि
कोएफिशिएंट सेम होने की वजह से खाली ऐड करने के बाद में a प्लस बी कॉमन निकलता है, और लकीली वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के में एक फैक्टर भी है। तो ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही है, तो यहाँ पे a माइनस बी इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन सी। What should be added to the polynomial so that 3 is 0 to the resulting polynomial? इसमें हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा ताकि 3 इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाए? तो उसमें क्या अज्यूम करते हैं कोई नंबर k which is just plain number, an integer, k should be added। तो न्यू पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? पहले वाला पॉलिनोमियल प्लस k ऐड करेंगे। अभी ये जो पॉलिनोमियल है उसका 3 0 है। 0 का मतलब क्या है? जब उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू 3 की तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। 0 का मतलब ये है, अगर 3 उसका 0 है तो इसका मतलब है 3 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो इसमें डालेंगे 3 का वैल्यू और देखें क्या आता है, और उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो सिंस 3 इज 0 ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, विल सब्स्टिट्यूट एज 0 which is 3 स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में -2 प्लस k इक्वल टू 0 आता है। हालांकि उसकी वजह से k की वैल्यू तुम्हारी 2 आ जाती है। तुम्हारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर। कुछ पॉलिनोमियल दिए है उसके 2 0 है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से हमारे 2 अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो उसका एक 0 दूसरे 0 का डबल है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या रहेगी? चलेगा, ठीक है। हम लोग एक काम करेंगे, उनको जो 0 है उसके रूट्स है, जो सॉल्यूशन है उसको p and 2p मानेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स है उनका। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक में एक सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूला है c/a। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है जो कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b की वैल्यू -3k है और c की वैल्यू 4k। तो सम ऑफ द रूट्स आपकी -b/a, b की वैल्यू -3k, लेकिन माइनस b था तो इसके लिए वो माइनस माइनस चला गया, और a की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मतलब 1 है। तो सम ऑफ द रूट्स इज 3k, तो 3p इज इक्वल टू 3k, तो p आपका k की इक्वलेंट है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 4k, तो वहाँ से k इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपकी 2 आ गई, और तुम्हारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो ये सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक है, उसमें सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला -b/a, -3/5, और अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू होती है c/a। तो इसमें a 5 है, b 3 है, और c तुम्हारा कांस्टेंट कोएफिशिएंट विच इज -7 है। तो यहाँ पे वो निकाला है। तो अभी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर तो अल्फा बीटा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, जो कि मैं अल्फा प्लस बीटा ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रेडी है, अल्फा बीटा वैल्यू की भी रेडी है, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा -3 डिवाइडेड बाई -7, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर आ जाएगा 3/7, जो कि ऑप्शन तुम्हारा सी है। क्वेश्चन नंबर 12 में जाएंगे, अल्फा बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसमें ट्रिक क्या है कि सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल लिख लो, a b c की वैल्यू लिख लो, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा -b/a आता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a आता है, जो कि निकाल लिया। उसके बाद में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके फॉर्मेट में लाना है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो अभी अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो आ जाते हैं, लेकिन 2 अल्फा बीटा जो एक्स्ट्रा आते हैं उसको हटाने के लिए हम लोग को -2 अल्फा बीटा। अब ये ड्रामा क्यों किया, क्योंकि ये हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन ये इसकी वैल्यू रेडी है हमारे पास यहाँ पे, और इसकी भी वैल्यू रेडी है हमारे यहाँ पे, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9/2 स्क्वायर -2 टाइम्स 5/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 61/4, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर व्हिच इज ऑप्शन बी। जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे द
the zeros of the quadratic polynomial 2x² - 3x - 9 are, इसको जीरो निकालने हैं, आप चाहिए तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू -9 है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में डाल दो। अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और सिंप्लीफिकेशन के बाद में दो आंसर आ जाते हैं। एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है, तो तुम्हारे आंसर आ जाएगा 3 and -3/2। ये तुम्हारे दो आंसर है, तो तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जाते हैं अभी चैप्टर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 14 में, which out of the following type of straight lines will be represented by system of equation। हम लोग को दो इक्वेशन दिए हैं और बताया गया कि ये दो इक्वेशन से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस है, एक दूसरे को छेदने वाली लाइन है, इंटरसेक्शन वाली लाइन है, कोइंसिडेंट एक ही लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन आ गई, या फिर परपेंडिकुलर है एक दूसरे को 90 डिग्री वाली लाइन। तो मतलब क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता है ये इन दोनों इक्वेशन के सिस्टम से, तो उसको हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन नाम का एक छोटा चैप्टर है। अगर टेक्स्ट बुक में आपने रिवाइज नहीं किया है तो यहाँ से 30 सेकंड्स में मैं रिवाइज कर लेता हूँ। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आपका हो जाता है, समझो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, ax + by, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अगर ऐसे हमारे पास सॉल्यूशन है तो अलग अलग कौन सी सिचुएशन हो सकती है और उनकी कंडीशंस क्या है, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी देखो, इसमें दो मेन टाइप है, a1 / a2, ये जो रेशो है, गुणोत्तर है, वो b1/b2 के अगर साथ नहीं है, सेम नहीं है, और या फिर वो सेम है। अगर वो सेम नहीं है तो हम लोग को इंटरसेक्शन वाली लाइन मिलेगी, एक अच्छा खासा सोल्यूशन मिलेगा। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हम लोग को आंसर करके मिलेगा। उसका x कोऑर्डिनेट हमारा x का आंसर रहेगा, y कोऑर्डिनेट हमारा y का आंसर रहेगा। तो वो उसका ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है कि दो अलग अलग लाइन हैं, दो एक दूसरे को इंटरसेक्शन करने वाली लाइन है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर a1 a2 और b1 b2 का जो रेशो है अगर वो सेम है तो उसमें भी वापस दो टाइप्स है। ये रेशो सेम है और वो c1 c2 के रेशो के बराबर नहीं है, और वो रेशो सेम है और c1 c2 के साथ भी वो सेम है, तो पहले वाले सिचुएशन में वो नो सॉल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइंस हो जाती है। तो पैरेलल लाइंस तो एक दूसरे को मिलती नहीं है, और तो ताकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कभी आ जाता है जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, छेद की जाती है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा सॉल्यूशन रहता है। लेकिन यहाँ पे समांतर रेखा होने की वजह से कितनी भी उसको एक्सटेंड कर लो दोनों साइड में, उसका कुछ होगा नहीं, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब है ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो अगर ऐसे सिचुएशन आते हैं तो आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन रहेगा एज अ पैरेलल लाइन, और उसका मतलब उसका इंटरप्रिटेशन रहेगा कि इनका सॉल्यूशन नहीं है, ताकि उनकी जो लाइंस है वो पैरेलल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी नहीं, ताकि जितना भी मर्जी उसको एक्सटेंड कर लो दोनों साइड में। और लास्ट वाली जो सिचुएशन है जिसमें तीनों रेशो सेम ही है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों रेशो सेम है, तो उसमें क्या हो जाता है कि एक मतलब वो पैरेलल है लेकिन वो अलग अलग लाइन नहीं है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन छापा मार दिया गया। तो इसका मतलब है कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आ गया कि हम लोग को दिखने में वो दो अलग अलग इक्वेशन दिख रहे हैं, लेकिन वो दूसरा इक्वेशन पहले को ही थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करके हम लोग को दे दिया है, हालांकि वो दूसरा सेपरेट इक्वेशन नहीं है। एक ही इक्वेशन हम लोग को डिस्गाइज करके ऐसे बताया जाएगा कि ये दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे दिखने में वो दो इक्वेशन है लेकिन वो एक ही इक्वेशन के दो अलग अलग रूप है। तो रियलिटी में हमारे पास दो इक्वेशन नहीं है, एक ही है। उसकी वजह से जो दो लाइनें मिल रही है, वो जो अलग अलग लाइन रही है, वो एक लाइन जो है उसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है। तो इसका मतलब है आप कहीं भी जानो, टेक्निकली बोथ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एवरीवेयर। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि लाइन्स ही कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे एक लाइन और दूसरी लाइन हमेशा इंटरसेक्ट होती रहती है थ्रू आउट द जर्नी। तो कोई भी पॉइंट ले लो वो सॉल्यूशन रहेगा, तो दैट विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अभी इस क्षेत्र में, इस क्वेश्चन में इन तीनों में से कौन सा सिचुएशन है वो देखते हैं।
तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, A1 B1 C1 की वैल्यू निकाली और दूसरा इक्वेशन करके A2 B2 C2 की वैल्यू, तो हम लोग चेक करेंगे तो इसमें आता है A1 A2 का रेशो B1 B2 के साथ है लेकिन C1 C2 के साथ नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये दूसरा वाला जो सिचुएशन है, दूसरे में पहला वाला जो मिडल वाला जो सिचुएशन है जहाँ पे दो लाइनें पैरेलल समांतर है, वो वाला सिचुएशन है। तो इसकी वजह से हम लोग को मिलेगा कि पैरेलल लाइंस, और आपका ऑप्शन ए आंसर रहेगा। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वी आर नाउ ऑन क्वेश्चन 15। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। एक की लाइन, मतलब अभी पैरेलल लाइन होती है तो क्या होता है, A1 A2 B1 B2 का रेशो सेम होता है और C1 C2 का रेशो उनसे मैच नहीं होता है, जो कि अभी जस्ट हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस A1 A2 रेशो शुड मैच विद B1 B2, लेकिन उनका रेशो C1 C2 के साथ मैच नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो उस फॉर्मेट में लेके आए तो ये कभी होता है, डी ऑप्शन में ऐसे होता है क्योंकि देखो x कोएफिशिएंट उसका -3 टाइम्स है, y कोएफिशिएंट भी ऑल्सो -3 टाइम्स है, लेकिन z कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट आई शुड से वो 3 गुना -3 गुना नहीं है, तो वो पैरेलल लाइन देगा। 16th वाला लेंगे। अगेन इसमें क्या किया है, सेम क्वेश्चन है, दो अलग अलग दिए हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं, जब लाइनें पैरेलल हो जाएगी तो उसके एक कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट जो मल्टीपल है वो सेम रहेगा और कांस्टेंट का मल्टीपल कुछ अलग रहेगा। और यहाँ पे x कोएफिशिएंट 3 गुना है, y कोएफिशिएंट 3 गुना है, कांस्टेंट 3 गुना नहीं है। इसका मतलब है पैरेलल लाइन मिलेगी और दिस विल बी योर दे डू नॉट इंटरसेक्ट एंड देयर इज टेक्निकली नो सॉल्यूशन। तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। The value of k for which the system of equation है infinitely many solution, मतलब एक के लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन एग्जैक्ट चिपकी रहेगी। तो इसका मतलब है A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशो सब मैच होनी चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम लोग का कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए, दो लाइनें एक के ऊपर एग्जैक्ट एक ही लोकेशन पे जानी चाहिए। तो हम लोग को A1 A2 B1 B2 C1 C2 के जो रेशो है वो तीनों प्रिसाइसली मैच होने चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग कंडीशन लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k का वैल्यू आ जाएगा 2। दैट वुड बी योर ऑप्शन। पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 2x plus 3y equal to 15, 3x plus 2y equal to 25, वैल्यू ऑफ x minus y। तो अभी इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। अभी हम लोग को x माइनस वाई चाहिए, तो अभी हम लोगों ने एक्चुअली उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 2x हो जाएगा और 2y माइनस 3y हो जाएगा। तो कुछ ऐसे जो चाहिए हम लोग को x माइनस वाई, उसके मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेट्स ट्राई करते हैं। 3x माइनस 2x हमारा हो जाएगा x और 2y माइनस 3y हमारा हो जाएगा माइनस वाई। तो उसका आंसर आ जाता है 10। x माइनस वाई हम लोग को डायरेक्टली मिल गया। दिस वॉज पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई के कोएफिशिएंट 2 3 थे और यहाँ पे 3 2 थे। तो जब ये क्रॉस कनेक्शन होता है, इसकी टोपी उसके सर, मतलब इसका कोएफिशिएंट मैचिंग विद एक्स का कोएफिशिएंट इन वन इक्वेशन मैच करता है वाई का कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे सिचुएशन आ सकती है, तो उसमें सिर्फ आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चेक करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 में जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में if the quadratic equation has real and equal roots, अभी इसमें भी कुछ मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनेंट रहता है, तो देखते हैं उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू, मतलब दो आंसर होने की वजह से माइनस भी प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लस और माइनस की वजह से हम लोग को दो अलग अलग रूट मिलते हैं। तो इसके मतलब है प्लस और माइनस के आगे जो कुछ होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे लिए दो अलग अलग चीज़ें देने के। तो अभी देखो ये प्लस और माइनस का मतलब क्या है, एक बार हम लोग प्लस लेंगे, एक बार हम लोग माइनस लेंगे। अभी ये तीन सिचुएशन कैसे पैदा होती है, देखो एक बार। अभी नेचर ऑफ रूट्स ये बाकी सबसे डिफाइन नहीं होता है। नेचर ऑफ रूट सिर्फ ये स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ है उससे डिफाइन होता है। देखो अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, इसमें कुछ रहेगा, समझो कुछ भी रहेगा पॉजिटिव, देन उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक बार उसको पॉजिटिव कर देंगे, इस बार इसको नेगेटिव कर देंगे।
तो हम लोग को दो अलग अलग आंसर मिल जाएंगे। लेकिन समझो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में कुछ है ही नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है, तो हम लोग स्क्वायर रूट 0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 ऐड करेंगे, 0 यहाँ पे ऐड करेंगे, 0 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो हो तो कुछ नहीं रहा है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तुम्हारा आंसर माइनस b/2 आएगा, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 रहता है, जो कि सेकंड कंडीशन है, उस वक्त में हमको प्लस और माइनस करने के लिए कुछ अवेलेबल होता ही नहीं है। इसकी वजह से हम लोग को आंसर तो आता है लेकिन वो सेम रिपीटेड आता है। और लास्ट कैटेगरी कौन सी है कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ गए तो नेगेटिव चीज़ का तो स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, तो इसकी वजह से हम लोग को ये इमेजिनरी नंबर आ जाता है। और हमारे रूट्स बहुत नॉन रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि अपने सिलेबस में है नहीं, तो वैसे हो जाता है। तो यहाँ पे जब -b/2a तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जब तुम्हारा रियल और इक्वल रूट हो जाएगा, तब यहाँ पे कुछ नहीं होने की वजह से -b/2a सेम रूट विल बी रिपीटेड ट्वाइस, वही रूट तुम्हारा रिपीट हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर रहेगा -b/2a। क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं, रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ए बी सी की वैल्यू निकालो। सम ऑफ द रूट्स तुम्हारी होती है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट तुम्हारा होता है ए बी अल्फा बीटा। दोनों की वैल्यू निकाल के रेडी रखो, उनका रेशियो निकालो, 5 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल करो, तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा 6/21। उसको सिंप्लीफाई करके आप 2:7 कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज 2:7। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 16, डिस्क्रिमिनेंट अब भी हम लोगों ने दो क्वेश्चन पहले देखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे a 3 है, b -2 है और c है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 16 जो कि दिया हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट है 16, तो बी स्क्वायर में हम लोग वैल्यू डालेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे -2 का स्क्वायर, 4a, a is 3 एंड c is just 3, तो उससे c की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू -1 आती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22 में जाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ द जीरोस इज 2 + √5। अभी इसमें जानने लायक बात यह है कि एक 0 2 + √5 रहेगा तो दूसरा 2 - √5 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये शायद वो डिस्क्रिमिनेंट्स की वजह से आ गया है। तो वन ऑफ द जीरोज इज 2 + √5, सेकंड जीरो विल 2 - √5। सम ऑफ रूट आएगा तुम्हारा 4, जो कि -b/a है। प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा तुम्हारा a + b, a - b, a² - b² से 4 - 5, which is -1 c/a। If a is equal to 1, then b/a minus b/a is 4, तो a की वैल्यू 1 डालिए, तो b is equal to -4, और c/a भी -1 है, a की वैल्यू 1 डालिए तो c is equal to -1। तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c ये माना था इक्वल टू 0, तो तुम्हारा हो जाएगा x² - 4x - 1 इक्वल टू 0। तुम्हारा पॉलिनोमियल जो है जिसकी हम लोग 0 की बात कर रहे हैं, वो ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में जाते हैं, वैल्यू ऑफ k फॉर विच x = 2 इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आप x की अगर 2 वैल्यू डालते हैं तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से मैच हो जाता है, तो x की वैल्यू इसमें डालेंगे और कुछ नहीं करना है। x² के बदले में 2² डाल दो, x के बदले में 2 डालो, तो सब्स्टिट्यूट करके भी वो 0 होना चाहिए, बिकॉज सिंस इट इज अ सॉल्यूशन इट विल बी सेटिस्फाइड। आप लोग उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच हो जाएगी। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद में हम लोग का आंसर आ जाता है k is equal to -14। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वेल इसको सिर्फ सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप चाहिए तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। चलो मैंने अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी इसमें फैक्टराइजेशन करता हूँ। -10 के फैक्टर्स गिर सकते हैं, +5 -2, क्योंकि मिडल टर्म हम लोग को +3 चाहिए, तो पहले दोनों में से तो x कॉमन निकालेंगे, दूसरे दोनों में से -2 कॉमन निकालेंगे। तो अब ये दो जो फैक्टर निकलते हैं उसमें से 2 आंसर आ जाएंगे,
तो x इक्वल टू -5 आ जाएगा, x इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो ये आंसर। अगर आप फैक्टराइजेशन से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनल आंसर आएगा -5, -2। क्वेश्चन नंबर 25 में जाते हैं। x इक्वल टू 0.3 इज अ रूट। रूट बोलेगा तो दैट इटसेल्फ इज अ जीरो, दैट इज इटसेल्फ इज अ सॉल्यूशन, दैट इटसेल्फ इज क्वालिफाइंग फॉर सब्स्टिट्यूशन। अगर वो उसमें x के बदले में डाल दिया तो भी आंसर 0 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो गिवन पॉलिनोमियल लिख दी और उसमें मैंने x के बदले में 0.3 डाल दिया क्योंकि वो सॉल्यूशन है। तो उसके बाद में हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, k की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 0.1। अगर ये वीडियो आपके लिए फास्ट है आप 0.5x करके देख सकते हो, अगर आपको स्लो है तो 2x करके भी देख सकते हो। माय सिंसियर सजेशन इज, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक ब्लैंक PDF दे रहा हूँ जो सिर्फ क्वेश्चन है। आप पहले वो क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, तो आपको समझेगा कि कौन से आपको उसके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है और किस में आप अटक रहे हो, किस में आपके आंसर्स मेरे से मैच नहीं हो रहे। चाहिए तो फास्ट फॉरवर्ड करके वही सॉल्यूशंस आप देख सकते हो, या फिर उसी क्वेश्चन पे, उसी चैप्टर पे ध्यान दे सकते हो जहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम इतनी नज़दीक आ गई है कि एक क्वेश्चन के लिए अगर मैं 5 मिनट भी स्पेंड करता हूँ तो 100 क्वेश्चन के लिए 500 मिनट जाएंगे, दैट इज़ मोर देन 8 आवर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, ये अज्यूम करके कि आपने ये खुद ट्राई किए है। अगर नहीं किए तो प्लीज़ ट्राई करो, ताकि आपको पता चलेगा कि 100 में से शायद आपको 20 ही क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या 15 क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। वही क्वेश्चन आप डिटेल्स में देखो। क्वेश्चन नंबर 26 में जाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके रूट्स कैसे रहेंगे? इसका ABC की वैल्यू निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि आपके रूट्स की नेचर कैसे रहेगा। हम लोगों ने 2-3 स्लाइड पहले जस्ट देखी थी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। b² - 4ac if it is greater than 0, less than 0 or equal to 0, that decides whether the roots are real, equal, real, distinct या फिर imaginary। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब है हम लोग उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब है कि नॉट रियल आ जाएगा। तो वो आपका फाइनल आंसर है ऑप्शन डी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट दिए हुए, सम एंड प्रोडक्ट रूट से कर सकते हैं। ऐसे एग्जैक्टली इक्वेशन पीछे किया था। कुछ लोग करते हैं कि x माइनस वो रूट और x माइनस वो रूट और रूट का मल्टीप्लिकेशन, उससे भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सम एंड प्रोडक्ट से थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक वो कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, एक पॉजिटिव है समथिंग प्लस समथिंग है और एक सेम थिंग समथिंग माइनस द सेम थिंग है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सम ऑफ रूट्स में वो इरेशनल पार्ट अपने आप कैंसिल हो जाता है। प्रोडक्ट में a² - b² से भी वो रैशनलाइज हो जाता है, तो आपको पॉलिनोमियल बनाने में आसानी हो जाती है। A1 मानना है और हमारे पास अभी B और C की वैल्यू निकालनी है और ABC की वैल्यू ओरिजिनल पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2 फॉर्मूले हैं, एक nth टर्म एंड दूसरा है सम अप टू nth टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा 3, 6, 9, 12। तो देखते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट टर्म उसकी 3 है, कॉमन डिफरेंस उसका 3 है और nth टर्म उसकी 111 है। हम लोग का क्वेश्चन ये है कि nth टर्म कौन सी, मतलब n की वैल्यू कौन सी है। 111 का नंबर क्या है उस पूरे कतार में, पूरे क्यू में, पूरे लाइन में। तो हम लोग को nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना है। 111 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स टी। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, खाली n पता नहीं है हम लोग को, तो n की वैल्यू हम लोग को 37 आ जाती है। तो अगर आपके पास टाइम ही टाइम है एग्जाम में तो लिख के ले लो, 3, 6, 3, 6, 9, 12 लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ 111 और गिनते रहो। शायद आपको 1 या 2 मिनट लगेंगे उसमें, लेकिन अगर आपके पास और कुछ सॉल्व करने के लिए बचा नहीं है तो इसके जो अगर 3-4 मार्क है, 2 मार्क है, 1 मार्क है, गारंटेड के साथ ले सकते हो। फॉर्मूला से करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, प्लस करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 29th क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट विच इज़ 4th टर्म।
अभी ये दिखने में तो एपी लगती नहीं है, ये क्या है 728, बट याद रखना है कि ये अंडर रूट है। तो सबसे पहले 7th को मैं ऐसे रखूँगा और 28 को मैंने 4 टाइम्स 7 ऐसे स्प्लिट किया और 63 को मैंने 9 इंटू 7 ऐसे स्प्लिट किया। तो 4 और 9 आर एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर। तो उसका नेक्स्ट स्टेप में उसको स्प्लिट करेंगे, रूट 28 को √4 √7 में करेंगे। √4 का तो निकल सकता है, तो इसका मतलब है कि ये √7 2 √7 3 √7, नेक्स्ट टर्म आएगी 4 √7। तो 4 √7 जो आएगी वो एक्चुअली वो तो है नहीं इसमें, देखो 4 का मतलब है तुम्हारा 16 √16। तो 16 गुणिले 7 इक्वल टू गुना 7 इक्वल टू 112। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है 5n/9। ओके, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कौन से रहेंगे? सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये पॉजिटिव नंबर से जिसमें डिफरेंस 1 होता है, जो काउंटिंग के लिए हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, दोज आर नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 अप टू n, तो उनकी मीन निकालना है। मीन बोलेगा तो सरासरी एवरेज उनका आएगा, उनकी टोटल डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, n नंबर है। तो अभी ये तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसमें तो वो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, तो सम अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद में n कैंसिल करेंगे, तो हाफ टाइम्स 2a। अभी a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो कि 1 रहेगी और डिफरेंस भी हमारा 1 है, तो उसमें डाल देंगे a की वैल्यू 1, n की वैल्यू अननोन और d डिफरेंस 1 है। डिफरेंस 1 क्यों है? फर्स्ट नंबर 1 है क्योंकि यहाँ पे 1 है और डिफरेंस इन सब्सिक्वेंट नंबर्स में एक का फर्क है, तो उससे हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे n की वैल्यू 9 आ जाएगी। नंबर 31 में जाएंगे। 3 नंबर्स इन AP हैव सम 30, व्हाट इज द मिडिल टर्म? हाँ, अभी इसमें 3 टर्म दिए हैं, तो पहली टर्म a है, दूसरी टर्म a + d, a + 2d। अभी इसका और एक वेरिएशन है, कुछ लोग बीच वाली टर्म a मानते हैं, इसको a - d मानते हैं और इसको +d मानते हैं। एक्चुअली इनफैक्ट दैट्स बेटर, बट मैंने जनरल पर्पज से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको कंफर्टेबल लगता है, तो इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि पहला टर्म हम लोग a मानेंगे, नेक्स्ट टर्म a + d मानेंगे और उसके आगे वाला a + 2d मानेंगे। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा उसकी सम आ जाएगी 3a + 3d, दैट इज 30, तो उससे a + d = 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग रुक जाएंगे, अरे मैं a की वैल्यू कैसे निकालूँ, d की वैल्यू कैसे निकालूँ? नहीं, क्वेश्चन को एक बार वापस देख लो। व्हाट इज द मिडल टर्म? मिडल टर्म आपका a + d = 10 है, तो इसका मतलब है आपको मिडल टर्म ही निकालनी है जो कि a + d है, तो इसका मतलब है यही आपका आंसर है, मिडल टर्म इज 10। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन का चांसेस है लोगों का, लेकिन व्हाट इज आस्क्ड एंड व्हाट यू आर स्टक एट बेसिकली दोनों सेम चीज़ें हैं, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, देन कुछ दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 6 है, फर्स्ट टर्म कौन सी है? सम अप टू n टर्म्स का एक फॉर्मूला है, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, d तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, n तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सम ऑफ अप टू n टर्म्स दी है 3n² + 4n, यहाँ पे डाल देंगे। कॉमन डिफरेंस 6 दिया है, तो d के बदले में 6 डालूंगा, बाकी कुछ भी मुझे मालूम नहीं है, मैं वैसे के वैसे रखूँगा। तो अभी यहाँ पे n कॉमन निकालता हूँ और वो n कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से, और n चला जाएगा और अभी बचेगा ये इक्वेशन, ये बाई 2 को उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6n + 8 हो जाएंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया 8 2 से, और अभी देखते हैं क्या हो गया, 6n भी कैंसिल हो जाएंगे, तो अभी a की वैल्यू हम लोग 7 मिल सकती है, दैट इज योर आंसर। फर्स्ट टर्म इज 7, क्योंकि a निकालना है। क्वेश्चन नंबर 33, कॉमन डिफरेंस A20 A15, अगर इन टर्म का 15वीं टर्म और 20वीं टर्म इनमें का डिफरेंस 20 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? चलो एक काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर लो कि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके पहले कुछ 10 12 15 टर्म है, 14 टर्म है, इसके आगे वो चलती रहती है,
15, 16, 17, 18, 19, 20 वाली टर्म है। अभी 15 और 16 के बीच में डी का डिफरेंस है, 16 और 17 के बीच में डी का डिफरेंस है। सिमिलरली 17, 18 में डी का है, 18, 19 में डी का है, और ये तो डी 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 का डिफरेंस है हर एक सब्सिक्वेंट टर्म में। तो इसका मतलब है 15 और 20 में सब मिला के कितना डिफरेंस है, 5 टाइम्स डी का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस है वो 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस के बराबर है, जो कि 20 दिया है। तो 5d इज इक्वल टू 20, सो d इज इक्वल टू 4, दैट्स गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। मतलब वो दिखने में कैसे टफ लगता है, यू मे नॉट बी इवन नोइंग कैसे शुरू कैसे करेंगे, लेकिन हो जाता है अगर आपको मालूम है कि ये कंसेप्ट है। इसके लिए छोटा सा डायग्राम निकाला मैं। 34 वाला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी, यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर्स दिए हैं और उन्होंने ये नहीं पूछा है कि 16वीं टर्म कौन सी है, उन्होंने पूछा है कि अगर ये ऐसे लिखते जाएंगे कि कौन से नंबर पे 16 आ जाएंगे। तो पता नहीं हम लोग, फर्स्ट टर्म तो -29 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 से बढ़ती जा रही है, और हमारी nth टर्म 16 भी है। क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि कौन सी टर्म 16 है, 16वीं टर्म नहीं पूछी है, कौन सी टर्म 16 है। तो n की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए nth टर्म 16 आती है। तो n टर्म वाला फार्मूला निकालेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और इसमें आ जाएगा n की वैल्यू इसमें 16 आ जाएगी। आपको चाहिए तो ये वीडियो पॉज कर सके दे सकते हो, स्टेप्स में कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन ये क्वेश्चंस आंसर्स मैच हो रहे हैं। अगर तुम्हें कहीं पे भी उसमें डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है, मेरे ऑप्शन समझ में नहीं है, आप जरूर कमेंट करेंगे, मुझे पता चलेगा। इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल कंप्लेन अबाउट माय मेथोडोलॉजी इन स्पेसिफिक, आई मे write down as an additional explanation in the comments. So n की वैल्यू आपकी 16 आती है। सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 से चालू करेंगे और 200 तक रुकेंगे जाके, क्योंकि फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर हो गए। तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला है, n/2 ट्वाइस है n-1d। तो उसमें n की वैल्यू 200 है, क्योंकि हम लोग को मालूम है 200 नंबर है। 1, 2, 3, 4 से चालू करेंगे तो 200वां नंबर ही 200 रहेगा। कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर 20,100 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, k+2 4k-6 और 3k-2 करेंगे तो वैल्यू ऑफ, अभी ये क्या है, इसमें ये 3 सक्सेसिव टर्म है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है। तो हम लोग को मालूम है कि सक्सेसिव टर्म में डिफरेंस तो सेम होता है। इसका मतलब इसमें और इसमें k+2 और 4k-6 में जितना डिफरेंस है उतना ही एग्जैक्ट डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि तभी तो बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये दो डिफरेंस अलग अलग आएंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाने के लायक नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस, तो इसका और इसका डिफरेंस इज सेम एज इसका और इसका डिफरेंस। तो मैंने एक इक्वेशन लगा दिया इसको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म उनका डिफरेंस और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म उनका डिफरेंस। तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, k की वैल्यू 3 आ जाएगी। ट्रायंगल्स में देखेंगे चैप्टर 6 में। ट्रायंगल्स में अभी यहाँ पे सिमिलैरिटी का सवाल है कि DE और BC पैरेलल है। अगर ये और ये पैरेलल होती है तो हम लोग को मालूम है ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होते हैं, उनके प्रमाण में होते हैं। तो देखते हैं अभी ये दो रेशो कॉमन है, तो इसका मतलब है ये 4 है और ये पूरा अगर 9 है तो ये पूरा 13.5 है, तो AE कितना आ जाएगा? तो AE आ जाएगा तुम्हारा 6। लेकिन उन्होंने EC पूछा है। अगर AE 6 है और पूरा 13.5 है तो 13.5 में से 6 हटा लो तो वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7.5। दैट्स योर आंसर। कुछ लोग गड़बड़ी में 6 को टिक करेंगे, लेकिन AE पूछा नहीं है, EC पूछा है, उसको ध्यान देना है। इन द गिवन फिगर ये रख लेता हूँ। दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है। अब इसमें वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ABC और QPR, क्योंकि वो रोटेटेड ट्रायंगल है, कभी फ्लिप भी रहेंगे, मिरर इमेज रहेंगे, तो ये ऑर्डर से जाना है। ABC QPR, तो AB एंड QP प्रोपोर्शनेट है, BC एंड PR प्रोपोर्शनेट है, और AC और QR प्रोपोर्शनेट है।
तो वैसे कर सकते हैं। तो हम लोग एक वैसे AC और QR पहला लास्ट एंड BC सेकंड थर्ड, PR सेकंड थर्ड, उनको प्रोपोर्शनल में रख देते हैं। x की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर आ जाती है। 39th वाला क्वेश्चन, पेरीमीटर्स दिए हुए हैं। समझो एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब उनकी साइडें प्रोपोर्शनल है, एंगल से इक्वल मैच हो रहे हैं, और उनके पेरीमीटर्स की सब साइड की टोटल है तो 56 एंड 48 दिए है, तो उनका रेशो कितना आ जाएगा? कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लो ये XYZ है तो ये उसके मल्टीपल हो जाएंगे, KX KY के, क्योंकि उतने गुना है, K की वैल्यू कुछ भी हो रही है, अगर ये उसके K गुना है तो ये दूसरा वाला भी K गुना और तीसरा वाला भी K गुना। तो ऐसे करेंगे, इसका पेरीमीटर आ जाएगा x + y + z, इसका पेरीमीटर आ जाएगा KX KY KZ के टोटल, हालांकि वो K टाइप्स है, तो उससे क्या हो जाता है, पेरीमीटर का रेशियो आ जाता है 6/7। आपका वो आंसर है। 40 वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे जब रहता है एरो दिखाया जाता है, इसका मतलब वो पैरेलल है, हालांकि वो क्वेश्चन में दिया भी है, और वो कुछ AB PQ OB ऐसे वैल्यू दी है। तो लेंथ ऑफ OP पूछा है, लेंथ ऑफ OP दिखा है, तो OBA एंड OPQ, तो PQ सेकंड थर्ड एंड BA और AB सेकंड थर्ड, OP फर्स्ट सेकंड एंड OB जस्ट फर्स्ट सेकंड, इनके रेशो में, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, OP की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, PQ पैरेलल टू AC, ऐसे रहेगा तो ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, तो कैसे आ जाएगा, देखो लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू पूरा लेंथ पूछा है, तो अभी देखो ये 4 है, ये 2.4 है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, BQ अपॉन CQ और QC इज इक्वल टू BP अपॉन PA और AP, तो इतना आ जाएगा QC की वैल्यू, तो 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 में जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ऐड करने के बाद में पूरे का टोटल स्क्वायर रूट लेना है। इसमें x1 तुम्हारा ये है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x1 की वैल्यू a cos थीटा डालनी है, x2 की वैल्यू a sin थीटा डालनी है, y1 की वैल्यू -a sin थीटा डालनी है, y2 की वैल्यू a cos थीटा डालनी है। तो वो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वो आ जाएगी। तो इसमें देखो वो सबसे पहले तो 2 sin थीटा cos थीटा प्लस और -1 होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 + 1 हो जाता है, जो कि a√2 है, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 43 में जाते हैं, पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट, एक पेयर ऑफ पॉइंट्स दिया है AB, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और वो रेशो दिया है कि P उनको 5:2 में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला सबसे पहले तो हमारा है कि 2 एंड पॉइंट दिए रहते हैं x1 y1, और उसके एक बीच में पॉइंट दिया रहता है, अगर वो m/n में डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश, एक्चुअली यहाँ पे मैं x डैश y डैश लिखना चाहिए, और y डैश ये फार्मूला से हम लोग को मिलते हैं। तो अभी इसका इस्तेमाल करने हैं इसमें, x डैश इक्वल टू x डैश, इसमें कौन सा है, P के x कोऑर्डिनेट, जो कि हमको पता नहीं, m हमारा 5 है, m/n है, तो m 5 है, n 2 है, और ये x1 है, y1 है, x2 है, y2, तो हमारा कितना हो जाता है, x1 का वैल्यू, x डैश का वैल्यू 13/7 हो जाता है। यही ड्रामा हम लोग y के लिए रिपीट करेंगे। m और n की वैल्यू तो 5 और 2 कॉमन रहेगी, अभी y1 y2 की वैल्यू लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0, 13/7, 0। 44 क्वेश्चन में जाते हैं, फोर्थ वर्टेक्स D पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिए है जिसके 3 पॉइंट दिए हैं और चौथा पॉइंट मालूम नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी रहती है कि दोनों जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब है एक डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वही दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। इसका इस्तेमाल करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला कंपैरेटिवली इजी है सेक्शन फार्मूला से, इसका इस्तेमाल करके क्या हम लोग एक कर सकते हैं। तो देखो
ये डायगोनल है, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, और ये दूसरा डायगोनल है, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। दोनों का मिड पॉइंट सेम रहेंगे, उसको इक्वल इक्वल करके कुछ तो मिल जाएगा। देखो ट्राई करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो अभी हम लोग x1 x2 और x3 x4 ऐसे ट्राई करेंगे। ये नंबर कहाँ से आ गए? -2 और 8 का एवरेज यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और 6 और x का एवरेज इधर आ जाएगा, दोनों सेम ही है पॉइंट। तो उससे हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी 0। यही ड्रामा रिपीट करेंगे y के लिए। 3 और 3 का जो एवरेज आएगा, क्योंकि 3 + 2 3/2 है, और y कोऑर्डिनेट 7 + y का जो एवरेज आएगा वो by 2 कैंसिल कर सकते हैं, y का वैल्यू हमारा -1 आ जाएगा। इसका मतलब है फोर्थ कोऑर्डिनेट इज मल्टीपल मेथड से इसके, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। रिमेंबर दिस इज MCQ। हम लोग को एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट से ज़्यादा खर्च नहीं करना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन R। ओके, अभी ये रेक्टेंगल दिया है, तो रेक्टेंगल एक्चुअली पहले से भी आसान है, क्योंकि रेक्टेंगल में हम लोग को मालूम है कि एवरीथिंग इज एट राइट एंगल। तो डायरेक्ट ये ग्राफ पेपर पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे भी प्रिटेंड कर सकते हैं। और लकीली कोऑर्डिनेट्स भी बहुत अच्छे दिए हैं। 0,0 सबसे पहले x को एक्सिस y एक्सिस मान लेते हैं, तो 0,0 तो वो इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस आ जाएगा। 3,0 मतलब x एक्सिस पे 3 डिस्टेंस जाना है, y एक्सिस पे कुछ भी नहीं जाना है। 0,4 तो x एक्सिस पे कुछ नहीं जाना है और y एक्सिस पे 4 जाना है, तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी चौथा पॉइंट यहाँ पे रहेगा, तभी तो ये रेक्टेंगल बन सकता है। तो एक्चुअली ये तुम्हारा आंसर है। तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। x एक्सिस में 3 जाना है, y एक्सिस पे 4 जाना है। तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट जो चौथा कोऑर्डिनेट है वो 3,4। रिमेंबर x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज फर्स्ट, y कोऑर्डिनेट्स इज लेटर। ये तुम्हारा आंसर है 3,4। क्वेश्चन नंबर 46। ये जो 2 लाइनें दी है वो क्या करती है? अगेन इट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर है, ऐसे प्रिटेंड कर लो। तुम्हारे पास एक्चुअल ग्राफ पेपर नहीं होगा तो भी चलेगा, खाली इमेजिन करना है। x = a, सबसे पहले मैं x एक्सिस y एक्सिस निकाल लेता हूँ। x = a, ये जो लाइन होती है वो y एक्सिस को पैरेलल होती है, ये हमेशा उल्टा होता है। x = समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस एंड y = समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। तो x = a जो लाइन है वो y एक्सिस को पैरेलल होगी और x एक्सिस को छेद के जाएगी, कट मार के जाएगी यहाँ पे x = a के। और y = b जो लाइन है वो x एक्सिस को पैरेलल होगी और y एक्सिस को यहाँ पे कट मार के जाएगी। तो तुम्हारा जो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ से a दूरी पे है और यहाँ से b दूरी पे, इंटरसेक्शन एट a, b। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता है तो इसमें कैलकुलेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। x एक्सिस प्रिटेंड कर लो, y एक्सिस प्रिटेंड कर लो, ये तुम्हारा ग्राफ पेपर है। -1,7 तुम्हारा ओरिजिन से -1 मतलब 1 यूनिट जाना है लेफ्ट में और 7 यूनिट जाना है अपवर्ड्स। तो ये तुम्हारा पॉइंट है और उसका डिस्टेंस पूछा है x एक्सिस से। x एक्सिस तुम्हारा ये वाला एक्सिस, तो तुम्हारा डिस्टेंस कौन सा है? तो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस से डिस्टेंस होता है y कोऑर्डिनेट और y एक्सिस से डिस्टेंस होता है x कोऑर्डिनेट, उल्टा। अगर ये बेसिक कंसेप्ट मालूम है, आप विजुअली वो इमेजिन कर सकते हो, तो इसमें कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं है, खाली अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 48 में जाएंगे। द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ, तो अभी यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस प्रिटेंड कर लो। -4,0 एक पॉइंट है, 4,0 दूसरा पॉइंट है और 0,3, तो ये आपका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि जो इतना दूर है उतना ही दूर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तुम्हारा। और ये तीसरी साइड, ये दोनों साइड से मैच नहीं होगी, तो ये इक्विलैटरल नहीं होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल।